जगत में लब्ध प्रतिष्ठ डॉक्टर के.एन. नाग की स्मृति में आयोजित व्याख्यान माला के प्रथम चरण में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ऑनलाइन चर्चा की शुभारंभ के अवसर पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस महान शिक्षाविद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में जो एक विशेष चीज बताई थी, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति के अंदर उसके अंदर की शक्ति के एहसास कराने का प्रयास और उसके अंदर आत्मविश्वास जागृत करना, यही शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और उसके अंदर आत्मविश्वास की जागृति होती है, विभिन्न विषयों पर उसकी पकड़ होती है, तो सचमुच उसके अंदर अनंत शक्ति का जागरण होता है। युवा इससे अत्यधिक प्रेरित होते हैं। और इस समय शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर उच्च शिक्षा में, हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, और हमारे देश में ऐसे युवाओं की आबादी ज्यादा है। और इसलिए इस महामारी के काल में, कोविड-19 के काल के अंतर्गत निश्चित रूप से कई स्थानों पर एक दिग्भ्रम की स्थिति जो निर्माण हुई थी, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इसलिए इसको दूर करने के लिए शिक्षण संस्थान हैं, शिक्षक गण हैं। हमारे जैसे चेयरमैन ने कहा कि इस समय मानवीय मूल्यों को लोगों के मन के अंदर, लोगों के व्यवहार के अंदर किस ढंग से आचरित हो, इसको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। और इसमें मैं कह सकता हूं कि कोविड-19 युवा वर्ग के भविष्य को और भी आशामय बनाने की दृष्टि से अवसर उपलब्ध करने के लिए आया है। और इसलिए ये हमारे लिए विशेष रूप से एक प्रबल चुनौती के रूप में है। मैं MPUAT को कोविड-19 महामारी के विपदा काल और प्रतिकूल परिस्थिति के परिवेश में इस चर्चा द्वारा रचनात्मक पहल के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कोविड-19 काल पश्चात उच्च शिक्षा संस्थाओं की भूमिका पर सार्थक चर्चा तथा रणनीति बनाने के लिए आयोजित ये संगोष्ठी शिक्षा के क्षेत्र में इस महान विभूति स्वर्गीय डॉक्टर के.एन. नाग के प्रति हमारी कृतज्ञता अभिव्यक्ति का विनम्र प्रयास है। आज संपूर्ण मानवता कोविड-19 के विरुद्ध अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इस आपदा काल में जीवन के अन्य पहलुओं की तरह उच्च शिक्षा संस्थान भी शिक्षण को जारी रखने के लिए प्रयासरत हैं। कोविड-19 को पराजित करने के लिए जो नेतृत्व की तरफ से गाइडलाइन भी दी गई है, और प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत दूरी बहुत आवश्यक है, जिसे सोशल डिस्टेंस के रूप में कहा गया है। और व्यक्तिगत दूरी अगर है तो सही मायने में एक स्थान पर बैठकर विद्यालयों में एकत्रित होकर शिक्षा ग्रहण करना आज दुर्लभ हो गया है। और इसलिए उस दिशा में शिक्षा के पद्धति के बारे में भी विचार करते हुए किस रूप में हमें शिक्षा प्रदान करनी है, की जानी चाहिए, जिसके कारण कि पूरे छात्र लाभान्वित हो सके, यह एक महत्वपूर्ण विचार का विषय है। और इसलिए ऑनलाइन की बात ज्यादा की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा हो, इसके लिए पूर्व में भी चर्चा कई बार हुई है। कोविड-19 के पहले भी हमने स्वयं विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक ली थी, तो उसमें हमने विशेष आग्रह किया था कि हम यूनिवर्सिटीज को स्मार्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और उस दिशा में लगातार काम चल भी रहे हैं। उस दिशा में ऑनलाइन हर प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो, यह भी प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर शिक्षकों की कमी है, तो ऑनलाइन आधार पर स्मार्ट यूनिवर्सिटी है, तो हम काफी छात्रों को उससे लाभान्वित करा सकते हैं। और इसलिए दुनिया भर के छात्र, अभिभावक और शिक्षाविद नोवेल कोरोना वायरस की
असाधारण लहर के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं। इस महामारी ने सभी स्कूल और महाविद्यालयों में शिक्षण प्रक्रिया में बहुत बड़ा व्यवधान पैदा किया है। दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से इस समय की अवधि में सभी हितधारकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का पूर्ण रूपेण प्रयास कर रहा है। भारत में मार्च का तीसरा सप्ताह वह समय था जब सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कोरोना के खतरे से कक्षाओं में आमने सामने शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान पैदा हुआ था। मैंने इसको प्रारंभ में ही आपको बताया। पारंपरिक वार्षिक प्रणाली वाले अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थान वार्षिक परीक्षा के समय से गुजर रहे थे, जबकि सेमेस्टर प्रणाली वाले महाविद्यालय लगभग मध्य सेमेस्टर में पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं का लगभग 50% पूरा कर चुके थे। इस घातक विषाणु के लंबे संक्रमण की परिस्थिति को भांपते हुए राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को तत्काल लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। मेरे तरफ से विशेष रूप से आग्रह रहा है लोगों से। मैंने स्वयं अभी ऑनलाइन सभी कुलपतियों से वार्ता भी की थी और उसमें भी मैंने विशेष आग्रह किया था कि छात्रों को हानि नहीं होनी चाहिए। दूरस्थ बैठे हुए छात्रों को भी मोबाइल के माध्यम से भी ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए थे। इस बार के हमने निर्देश भी जारी किए। प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली के चलते यह व्यवस्था अत्यंत आवश्यक थी। मैं समझ सकता हूं कि एकाएक शिक्षा पद्धति को बदलकर ऑनलाइन मोड में परिवर्तित करना कठिन था। छात्रों के हितों को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में आपकी सक्रियता की मैं सराहना करता हूं। किसी भी संस्थान की ताकत संकाय में निहित होती है। आज बदले परिवेश में संकाय को अपनी परंपरागत शिक्षण विधियों को बदलने और प्रौद्योगिकी केंद्रित शिक्षण को विकसित करने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जिसको कहते हैं, उद्योग शिक्षण की आवश्यकता है। संकाय को अपने आप को सक्षम व्यक्तियों के रूप में साबित करना चाहिए जो छात्रों की उम्मीदों को पूरा कर सके। संकट का प्रबंधन करने और लंबी अवधि में एक लचीली भारतीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति आवश्यक है। साथ ही प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं को तत्काल उपायों की क्रियान्वित कर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापन की निरंतरता सुनिश्चित करना आवश्यक है। ओपन सोर्स डिजिटल लर्निंग उपाय और लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपनाया जाना चाहिए ताकि शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण का संचालन कर सके। समावेशी शिक्षण समाधान विशेष रूप से सबसे कमजोर और अधिकारविहीन के लिए विकसित किए जाने की आवश्यकता है। भारत में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तेजी से वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी देश के दूरस्थ भागों में भी शिक्षा की सर्वव्यापी पहुंच और वैयक्तिकरण को सक्षम कर रही है। पाठ्यक्रम को कमजोर से कमजोर विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हुए दूरस्थ क्षेत्र के विद्यार्थियों तक भी शिक्षा पहुंचानी है। राजस्थान राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस प्रकार पहुंचाई जाए, इस हेतु भी तकनीक के बेहतर उपयोग पर विचार करना होगा। यह हमारी शिक्षा प्रणाली को बदल सकता है और सीखने और सिखाने की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को चुनने के लिए कई विकल्प मिलेंगे। दुनिया भर में विकसित मांग आपूर्ति के रुझान के उच्च शिक्षा क्षेत्र को तैयार करने के लिए विशिष्ट रणनीति की आवश्यकता होगी। विशेष रूप से छात्रों और संकाय की वैश्विक गतिशीलता से संबंधित और भारत में उच्च अध्ययन की गुणवत्ता और मांग में सुधार,
इसके अलावा नियोजन के प्रस्ताव, इंटर्नशिप कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए तत्काल उपाय की आवश्यकता होगी। परीक्षा का संचालन तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी किस प्रकार से त्वरित गति से कार्य हो सके तथा किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाए, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा में वर्तमान अंतरण और शैक्षणिक प्रणाली पर पुनर्विचार करना भी महत्वपूर्ण है। एकीकृत शिक्षण प्रणाली के निर्माण के लिए ई लर्निंग मोड के साथ कक्षा शिक्षण को समेकित रूप से एकीकृत करना भी आवश्यक है। राज्य स्तर पर तकनीकी शिक्षा सुधारों में प्रमुख चुनौती वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के सहज एकीकरण की है, जो दुनिया में सबसे अलग और सबसे बड़ी है। इसके अलावा प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण राष्ट्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा विकसित और ऑनलाइन सीखने के लिए गुणवत्ता आश्वासन तंत्र, गुणवत्ता मानदंड स्थापित करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आज अलग अलग विश्वविद्यालय व संस्थाएं एक ही विषय वस्तु को भिन्न भिन्न प्रारूपों में विभिन्न प्रमाणन, कार्यप्रणाली और मूल्यांकन मापदंडों के साथ विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम में प्रदान करते हैं। कोविड जनित परिदृश्य में जहां ई शिक्षण व्यवस्था लागू करने की चर्चा कर रहे हैं, हमें ई शिक्षण का संचालन करना होगा। ई शिक्षण हेतु हमें इंटरनेट के साथ साथ ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी जो व्यापक हो तथा एक समय में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सके। ऐसी समय सारणी बनाएं जिसमें आरंभिक 2 या 3 माह में दूरस्थ व ई शिक्षण के माध्यम से सैद्धांतिक कालांशों का संपादन करें। तदुपरांत विद्यार्थियों को प्रयोगशालाओं व फील्ड में प्रायोगिक अनुभव हेतु छोटे छोटे समूहों में आवश्यकतानुसार कैंपस में बुलाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव कर सैद्धांतिक और प्रायोगिक घटकों के संतुलन को पुनः परिभाषित किया जा सकता है। इस हेतु संकाय स्तर पर सक्रिय मंथन की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से प्रौद्योगिकी ने हमें शिक्षण हेतु कई नए आयाम और तकनीक प्रदान की है, जिसकी मौजूदा हालात में गंभीर प्रासंगिकता है। संवर्धित वास्तविकता, AR एक्सीलरेटेड रियलिटी और आभासी वास्तविकता VR वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों से शिक्षण को संवादात्मक और आकर्षक बनाया जा सकता है। आभासी वास्तविकता के अनुप्रयोग प्रायोगिक शिक्षा में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मिश्रित वास्तविकता शामिल है। मेरा सभी संकाय साथियों से अनुरोध है कि शिक्षण के अतिरिक्त विद्यार्थियों से संक्रमण के इस काल में संवाद बनाए रखें। छात्र कल्याण गतिविधियों का ऑनलाइन संचालन कर उनमें आत्मविश्वास और मनोबल का संचार करें। साथ ही उन्हें निकट भविष्य में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की भी ऑनलाइन तैयारी करवाएं। कोविड-19 जनित संकट काल उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने का एक अवसर है। संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को स्वयं को बदलने के लिए इस अवसर पर उपयोग करना चाहिए। उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को बढ़ावा देने, पाठ्यक्रम पुनर्निर्माण कर सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक अयोगों को सही संतुलन, सहयोग, कौशल विकास और सक्रिय संकाय भागीदारी जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप सभी की
बौद्धिक क्षमता एवं योग्यता में मेरा पूरा विश्वास है। हमें केंद्र और राज्य सरकार, यूजीसी तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशन में एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही आईटी तकनीक के अधिकतम उपयोग से बदले हुए परिदृश्य में काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, जिससे हम सुदूर क्षेत्रों में बैठे विद्यार्थियों तक पहुंच सके। मेरी आप सभी से अपेक्षा है कि मौजूदा परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए सभी बाधाओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करें। सभी साथ मिलकर इस आपदा का डटकर सामना करें। राज्य और राष्ट्र को इस विपदा से निकालने के लिए हर संभव प्रयास करें। आज जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, उसमें सामान्य स्तर का छात्र, सामान्य स्तर का विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला युवा, उन सब लोगों को एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक डिप्रेशन की स्थिति निर्माण होती जा रही है। उनको लग रहा है कि आज की स्थिति में हम आगे क्या कर सकते हैं, और इसलिए इस समय आवश्यकता इस बात की है कि उनके अंदर किस तरह से मनोबल बढ़ाया जाए, किस तरह से आत्मविश्वास जागृत किया जाए, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने होंगे। उनके अंदर स्वाभाविक रूप से, जैसे प्रारंभ में हमारे प्रोफेसर जेपी सिंह ने कहा कि उनकी दिशा को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए योग आज की तरफ भी उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से एक सामर्थ्य पैदा हो, सक्षमता निर्माण हो। और जब एक सक्षम और सामर्थ्य दोनों साथ साथ जुड़कर योग के माध्यम से वह छात्र अपने को बनाएगा, तो निश्चित रूप से उसके मन के अंदर जो मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण उसको लगने लगा है कि हमारे भविष्य का क्या होगा, वो समाप्त हो सकेगा। मेरे पास बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं, विद्यार्थियों के आ रहे हैं, और बार बार उनका ये कहना है कि हमें यहाँ बिना परीक्षा दिए हुए आगे के क्लास में प्रमोशन दे दीजिए। काफी विद्यार्थियों का रहा है, इस परीक्षा देना ठीक नहीं होगा, अध्ययन ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं। ये इस बात को प्रकट करता है कि उनके मन के अंदर एक मनोवैज्ञानिक इस भाव पैदा हुआ है कि उनको लगता है पता नहीं हमारा क्या होगा, हम कैसे क्या करेंगे। इस चीज को समाप्त करना इस समय बहुत ही आवश्यक है, और इसके लिए उनको धीरे धीरे नैतिकता की तरफ भी अग्रसर करना, भगवान के प्रति आस्था कैसे पैदा हो उस दिशा में उनको ले जाना, ताकि श्रद्धा, भक्ति और नैतिकता युक्त आचरण, व्यवहार, योग के द्वारा अपने मन को संयमित करने की प्रवृत्ति, ये अगर निर्माण होगी तो एक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बनेगा, और आगे चलकर जो भी शिक्षण की दृष्टि से हम उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ा सकने में सक्षम होंगे। इसलिए आवश्यकता इस समय इस बात की ज्यादा है कि हमारे शिक्षकगण भी विद्यार्थियों के मन के अंदर इस प्रकार के भाव को, जहां हम पढ़ाई की दृष्टि से उनको प्रेरित करें, वहीं उनको इस दिशा में भी उत्प्रेरित करने का प्रयास कर सके, चाहे ताकि वो मानसिक और स्वास्थ्य दोनों दृष्टि से सामर्थ्यवान बनकर उचित शिक्षा ग्रहण कर सके, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। और इसलिए मैं फिर से सभी पुनः मैं शिक्षाविद स्वर्गीय डॉक्टर के.एन. नाग को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कोविड-19 के उपरांत राजस्थान में कृषि और तकनीक उच्च शिक्षा में आशातीत सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से डीपी सिंह जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें भाग लेकर सबको लाभान्वित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।